ये कहानी है आज से लगभग 3300 साल पहले की, जब इजिप्ट के सैकड़ों फेरों में से एक तूतनखामन अपने पिता अखेनतेन के निधन के बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में मिस्र का फेरो बने। लेकिन दुर्भाग्यवश सिर्फ 10 साल शासन करने के बाद ही तूतनखामन की भी मृत्यु हो जाती है, जिन्हें द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से लगभग 500 किलोमीटर दूर द वैली ऑफ किंग्स में दफनाया गया, एक ऐसे सपने के साथ जो मौत के बाद भी एक नई जिंदगी जीने का वादा करती थी। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान इस वैली को दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट ने एक्सप्लोर किया। लूट और खुदाई के दौरान लगभग हर एक मकबरे को खोला गया और थियोडोर डेविस जैसे एक्सपर्ट ने यह अनाउंस कर दिया कि यहाँ अब कुछ भी देखने और एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बचा है। लेकिन एक इंसान था जिसको इस बात पर विश्वास नहीं थी, और वो थे हॉवर्ड कार्टर, एक ऐसे इंसान जो यकीन रखते थे कि वैली ऑफ द किंग्स में अभी भी कुछ है जो इंसानों की नज़रों से बचा हुआ है। 1922 में कार्टर का ये विश्वास सच्चाई में बदला, और 26 नवंबर 1922 ये वो दिन था जब एक दरवाज़ा खुला और अंदर का सीन देखकर उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, यस, वंडरफुल थिंग्स। अंदर कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें रखी गई थी जिसे देखने के बाद आपके भी मुंह से यही सब निकलेगी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक लंबे सफ़र पर, जहां हम खोज करेंगे तूतनखामन और उसके साथ रखी गई खजाने की, आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर के साथ। ये हैं थियोडोर डेविस, एक वेल्दी अमेरिकन एक्सकेवेटर, जिन्होंने 1902 से लेकर अगले 12 साल तक द वैली ऑफ किंग्स में काम किया है, जिसके दौरान उन्होंने 18 से भी ज़्यादा मकबरों को डिस्कवर किया। लेकिन उनमें से कोई भी मकबरा उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की बजाय आर्टिफैक्ट्स जैसे टूल्स, गहने, बर्तन जैसी पुरानी चीज़ों को खोजने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। 1907 में डेविस ने KV54 नाम का एक छोटा सा मकबरा डिस्कवर किया, जिसके पास कुछ सेरेमोनियल आइटम्स मिले, जैसे तेल और कैनोपिक जार्स, जिसमें ममीज के अंदर के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स को अलग से स्टोर किया जाता था। इन आइटम्स पर तूतनखामन का नाम भी लिखा हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश उस मकबरे के अंदर कोई भी बॉडी या ममी नहीं थी, और उस समय डेविस ने यह अज्यूम किया कि तूतनखामन का टॉम्ब अब पूरी तरह से लूटा जा चुका है। ये सुनकर दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट ने डेविस की बात मान ली और द वैली ऑफ किंग्स को एक्सप्लोर करने का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन उन्हीं में से एक थे हॉवर्ड कार्टर, जो थियोडोर डेविस के खोज और रिसर्च पर पिछले कई सालों से नजर रख रहे थे। उन्हें पहले से ही पता था कि डेविस ने जैसे तैसे द वैली ऑफ किंग्स को एक्सप्लोर किया है, और अभी भी कई ऐसे राज हो सकते हैं जिन्हें अभी तक नहीं सुलझाया गया हो। हॉवर्ड कार्टर ने द वैली ऑफ किंग्स पर बारीकी से रिसर्च की, और उन्हें पता चला कि अभी भी यहाँ पर एक ऐसा मकबरा है जो पूरी दुनिया से छुपी हुई है, और बस यहीं से शुरुआत होती है तूतनखामन की खोज की। फरवरी 1914 यही वो समय था जब हॉवर्ड कार्टर ने पहली बार द वैली ऑफ किंग्स में अपना काम शुरू किया। लेकिन अभी सिर्फ कुछ ही समय हुए थे कि वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। जो 28 जुलाई 1914 से लेकर अगले 4 साल यानी 11 नवंबर 1918 तक चली। ये वार दुनिया के लिए एक बहुत संकट से भरा समय था। इस दौरान कई आर्कियोलॉजिकल और रिसर्च प्रोजेक्ट को सस्पेंड करना पड़ा, क्योंकि रिसोर्सेस और मैन पावर वार एफर्ट्स के लिए डाइवर्ट कर दी गई थी। इसके बाद हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामन के टॉम्ब की खोज का काम 1917 में एक बार फिर से शुरू किया, जो वर्ल्ड वार 1 के आखिरी सालों के दौरान था। जब वार खत्म हुई तब एक्सकेवेशन एक्टिविटी वापस से पूरी रफ्तार से शुरू हो गई। लेकिन इस बार उनके पास अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए थे, यानी कार्टर को एक फाइनेंशियल पार्टनर की जरूरत थी जो उनके खुदाई के काम को पूरा करने में मदद करे। और उस समय लॉर्ड गनार्वन का नाम सामने आया। लॉर्ड गनार्वन एक रिच ब्रिटिश नोबलमैन थे
जो इजिप्ट की आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में इन्वेस्ट कर रहे थे। कनार्वन का पैशन और इंटरेस्ट प्राचीन इजिप्ट की हिस्ट्री को जानने में था और उन्होंने कार्टर के एक्सप्लोरेशन को फंड करना शुरू किया। उन्होंने अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज से कार्टर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट प्रोवाइड किए ताकि वो अपने मिशन में सफल हो सकें। कार्टर और कनार्वन की जो पार्टनरशिप थी वो इस प्रोजेक्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। इस पार्टनरशिप की वजह से कार्टर ने अपनी रिसर्च को और भी सिस्टमेटिक और फोकस्ड बनाया। उन्होंने वैली ऑफ द किंग्स के हर एरिया को स्क्वायर मीटर में बांटा और फिर उसे ध्यान से एक्सप्लोर करने का काम शुरू किया। कार्टर को अपने काम पर पूरा विश्वास था कि उनको एक अनडिस्कवर्ड टॉम जरूर मिलेगा, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी टीम को भी ये विश्वास दिलाया क्योंकि उन्होंने इस पर बहुत बारीकी से रिसर्च की थी। धीरे धीरे 4 साल गुजर चुके थे और कार्टर का काम भी बहुत चैलेंजिंग था। 1917 से 1921 तक उन्होंने जो खुदाई की उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मकबरे और आर्टिफैक्ट्स मिले, लेकिन वो किसी महत्वपूर्ण डिस्कवरी के बराबर नहीं थी। हर दिन नई डिस्कवरीज के साथ उन्होंने अपनी एक्सप्लोरेशन को और ज़्यादा सिस्टमेटिक और थ्रो बनाया। 1917 से 4 साल गुजर चुके थे। कार्टर का पैसेंस धीरे धीरे टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने काम को बंद नहीं किया। लॉर्ड कनार्वन भी चिंता में थे क्योंकि उनकी काफ़ी फंड्स खत्म हो चुकी थी, और अगर इस बार भी द वैली ऑफ किंग्स में कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिलता तो उनको अपनी पूरी एक्सपेडिशन बंद करना पड़ सकता था। कनार्वन ने अपने बजट के बारे में कार्टर से बात की और कहा कि ये उनका आखिरी चांस है। अगर इस बार हमें कुछ महत्वपूर्ण मकबरा नहीं मिला तो हमारा पार्टनरशिप शायद समाप्त हो सकता है। ये स्टेटमेंट कार्टर के लिए एक इमोशनल और प्रैक्टिकल चैलेंज बना, लेकिन उन्होंने अपने मिशन को पूरा करने पर फोकस किया। कार्टर को ये पूरा यकीन था कि अगर वो इस काम पर थोड़ा और वक्त देंगे तो शायद वो अपनी खोज में सफल हो सकते हैं। दिन आ चुका था 4 नवंबर 1922 का, जब हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम रोज की तरह द वैली ऑफ किंग्स में अपनी एक्सकेवेशन का काम कर रहे थे। उसी वक्त एक छोटा लड़का अहमद गदर, जो कार्टर की टीम के लिए वाटर करियर का काम करता था, वो रोज की तरह अपना काम कर रहा था। उसका काम था दूर से ऊंट पर बैठकर पानी लाना और वहां पर काम करते मजदूरों को पिलाना। उस दिन जैसे ही उस लड़के ने अपने पानी के घड़े को रखने के लिए एक समतल जगह साफ करनी शुरू की, उसके हाथ में एक अजीब सा सरफेस फील हुआ। वो मिट्टी के नीचे कोई हार्ड सरफेस लग रहा था जो क्लियरली मिट्टी का नहीं लग रहा था। एक पल के लिए वो लड़का रुका और उसने गौर से देखा कि वहां कुछ पत्थर के आउटलाइन जैसी नजर आ रही थी। एक्साइटेड होकर उसने तुरंत कार्टर को इस बारे में बताया। कार्टर ने जैसे ही उस जगह को देखा वो खुशी के मारे पागल हो गए। उनका मन उनसे कह रहा था कि ये किसी बड़े राज की शुरुआत हो चुकी है, जो कि बिल्कुल सच था। कार्टर की टीम ने तुरंत अपना पूरा फोकस उस जगह पर शिफ्ट किया और उसे बारीकी से देखने लगे। वो धीरे धीरे एक बड़े स्टेप के तौर पर सामने आया। ये एक छुपी हुई सीढ़ी थी जो कार्टर को सीधे एक सील डोर तक ले जा रही थी। उस सील डोर पर एंशिएंट इजिप्शियन सील्स इंटैक्ट थे, जो इस बात के प्रूफ थे ये कब्र अभी तक लुटेरों से बचा हुआ है, जो कि एक सपने से कम नहीं था। कार्टर के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट था, जो उन्हें एक ऐसे खोज की तरफ ले जा रहा था जो दुनिया को हिला के रख देने वाला है। इस डोर के ऊपर हीरोग्लिफ्स थी जो तूतनखामन का नाम दिखाती थी। कार्टर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत लॉर्ड कनार्वन को लंदन से बुलाया और कहा कि ये दरवाजा आप ही के हाथों खोला जाएगा। 23 नवंबर 1922 को जब लॉर्ड कनार्वन अपनी बेटी लेडी एवेलिन हर्टबेट के साथ वहां पहुंचे, तब कार्टर ने उनको अपने फैसले से अवगत कराया और फाइनली उन्होंने इस सील्ड दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही उस सील्ड दरवाजे को खोला गया, वैसे ही कार्टर की सारी एक्साइटमेंट एक डर में बदल गई। उन्होंने देखा कि उसके अंदर एक लंबा पैसेज यानी एक गलियारा है जिसमें हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है, और ये देखकर कार्टर के दिमाग में बस एक ही सोच आया कि क्या हमसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। और इसी डर के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इसी तरह से 3 दिन गुजर चुके थे। मलबे से भरा गलियारे को पार करने के बाद आखिरकार 26 नवंबर 1922 को कार्टर को एक और सील्ड दरवाजा देखने को मिला जो पिछले हजारों सालों से बंद पड़ा था।
ये देखकर कार्टर को एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी और उन्होंने एक लोहे की छड़ से उस सील्ड दरवाजे के अंदर एक छोटा सा होल बनाया। पर जैसे ही कार्टर ने अपनी टॉर्च अंदर डाली और जो नजर आया उसे देखकर उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, यस, वंडरफुल थिंग्स। कमरा पूरी तरह से खजाने से भरा हुआ था। हर तरफ प्योर गोल्ड के चमकते हुए आर्टिफैक्ट्स दिख रहे थे। कमरा किसी सपने के महल जैसा लग रहा था। हर तरफ गिल्डेड फर्नीचर, अनमोल मूर्तियां और ज्वेलरी के ढेर पड़े हुए थे। कार्टर का दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उन्होंने जिंदगी में ऐसे खजानों के बारे में सिर्फ कहानियों में ही सुना था, लेकिन आज ये सब उनकी आंखों के सामने बिल्कुल सच था। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ शाही ठाठ और प्राचीन इजिप्ट की महिमा झलक रही थी। कार्टर ने उस सील्ड दरवाजे को अच्छे से तोड़ा और अपनी टॉर्च से कमरे को और बारीकी से देखना शुरू किया। उस रूम के एक कोने में उन्हें एक अजीब और अनएक्सपेक्टेड ऑब्जेक्ट दिखाई दिया। वहाँ कुछ सेरेमोनियल डैगर्स और शील्ड थे जिन पर इंट्रिकेट कार्विंग और सेमी प्रीशियस स्टोन्स लगे थे। एक दूसरे कोने में छोटी छोटी देवियों और देवताओं की मूर्तियाँ थी जिन पर अनमोल जेम स्टोन्स झिलमिला रहे थे। ये सब चीज़ें तूतनखामन के रिलीजियस रिचुअल्स और उनके नेक्स्ट लाइफ के प्रिपरेशन का झलक दिखा रहा था। कार्टर ने अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहा, इस खजाने को रिकॉर्ड करना और केयरफुल एग्जामिन करना हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम होगा। उन्होंने हर एक चीज़ को अनटच रखने का फैसला किया ताकि सब कुछ ओरिजिनल पोजीशन में डॉक्यूमेंट किया जा सके। उस सील्ड दरवाजे के पीछे और भी चेम्बर्स होने की उम्मीद थी और कार्टर के मन में एक और एक्साइटमेंट थी। ये खजाना और क्या क्या रिवील करेगा। हर एक स्टेप केयरफुली लिया गया और कार्टर और उनकी टीम ने खजाने के एक एक टुकड़े को फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। ये सिर्फ एक रूम था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को तूतनखामन की लाइफ और उसके समय के शाही कल्चर्स के बारे में एक नया नजरिया दिया। आगे जाने के लिए एक और सील्ड डोर को खोलने का समय आने वाला था और कार्टर और उनकी टीम बिल्कुल तैयार थी एक और डिस्कवरी के लिए जो शायद हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दे। सील्ड डोर के सामने आकर कार्टर ने टीम के साथ डिस्कस किया कि इसे कैसे ओपन किया जाए। सभी को पता था कि अगले चैम्बर में जो कुछ भी होगा वो और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। 26 नवंबर 1922 के शाम तक उन्होंने केयरफुली प्लास्टर डोरवे को तोड़ने का काम शुरू किया। जब डोरवे का एक छोटा सा हिस्सा खोला गया और कार्टर ने अपनी टॉर्च को अंदर की तरफ बीम किया तो पहले सिर्फ हर तरफ अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी नज़र को फोकस किया तो एक और रूम दिखाई दिया जो और भी ज़्यादा क्राउडेड था। ये था तूतनखामन का बरियल चेम्बर जो पूरी तरह से तूतनखामन के ताबूत और उसके ऊपर रखे गए गिल्डेड श्राइन्स से भरा हुआ था। गिल्डेड श्राइन्स यानी जो डेकोरेटिव वुडन स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो पतला गोल्ड के लेयर से कवर्ड होते हैं। गोल्डन श्राइन्स के साथ और भी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स दिखाई दिए जिनमें कार्व्ड इमेजेस और हीरोग्लिफ्स यानी पिक्चर्स और सिंबल्स बने थे जो शायद राजा के जीवन और उसके डिवाइन जर्नी को दर्शाते थे। और एक तरफ कुछ अनमोल गोल्डन कंटेनर रखे थे जिनमें शायद फेरो के पर्सनल बिलोंगिंग या रिचुअल्स का सामान था। कार्टर और उनकी टीम को यहाँ तक पहुंचकर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उन्होंने केयरफुली डोरवे के आसपास के एरिया को एग्जामिन किया और देखा कि ये चेम्बर अनटच्ड लग रहा था। रोबर्ट्स ने शायद इस डोरवे तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने अंदर तक घुसने की हिम्मत नहीं की। टीम की एक्साइटमेंट और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि बरियल चेम्बर के बीच में एक और सील्ड डोरवे है जो शायद ट्रेजरी रूम की तरफ ले जाता है। कार्टर को यह समझ आ गया था कि टॉम एक मेज की तरह बना हुआ है जिसमें हर रूम एक नए मिस्ट्री का पर्दा उठाता है। उन्होंने तुरंत टीम को बोला कि हर चीज को क्या फुली डॉक्यूमेंट किया जाए। फोटोग्राफर हैरी बर्टन ने हर एक एंगल से फोटो लेना शुरू किया। कंजर्वेशन स्पेशलिस्ट मेस और लुकेस ने फ्रैगिल ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आसपास का एनवायरनमेंट चेक करना शुरू किया। बरियल चेम्बर के अंदर एक सबसे बड़ा डिस्कवरी तूतनखामन का सार्कोफेगस यानी ताबूत था जिसके ऊपर रखे गए गोल्डन श्राइन्स का इंट्रिकेट डिजाइन और उन पर लिखी गई हीरोग्लिफ्स एक डिवाइन प्रोटेक्शन का सिंबल था। कार्टर को पता था कि अंदर तूतनखामन का ममीफाइड बॉडी हो सकता है, लेकिन उसे रिवील करने के लिए और भी रेस्टोरेशन और प्लानिंग की जरूरत थी। अगले कुछ दिनों तक टीम ने इस चैम्बर के ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली डॉक्यूमेंट और रिस्टोर करने का काम किया ताकि अगले सील्ड डोरवे को खोलने का वक्त आ सके।
कार्टर का अंदाजा था कि ट्रेजरी रूम में जो छुपा है वो शायद अब तक का सबसे बड़ा और वैल्यूएबल डिस्कवरी हो सकता है, और ये उनका शक बिल्कुल सही था। जब कार्टर और उनकी टीम ने बरियल चेंबर के ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली कैटलॉग और कंजर्व करना शुरू किया, उन्होंने देखा कि हर चीज अपने आप में एक अनमोल ट्रेजर थी। उन्होंने जो कुछ भी देखा वो प्राचीन इजिप्ट की महिमा को रिफ्लेक्ट करता था, और सबसे ज्यादा जो चीज उनको अट्रैक्ट कर रही थी वो थी तूतनखामन का सार्कोफेगस, जो प्योर गोल्ड का बना हुआ था और उस पर इंट्रिकेट डिजाइन बने हुए थे। कार्टर को यह समझ में आने लगा था कि ये टॉम्ब एक रॉयल मेज़ोलियम के रूप में नहीं बल्कि एक डिवाइन प्लेस के रूप में डिजाइन की गई थी। हर एक चीज, गोल्ड ज्वेलरी, गिल्डेड श्राइन्स, वेपन्स और रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, सब तूतनखामन के अगले जीवन के लिए रखा गया था, जिसमें उनकी आत्मा को प्रोटेक्शन मिल सके। 27 नवंबर 1922 को कार्टर ने अपनी टीम के साथ ट्रेजरी रूम के सील डोर को खोलने का फैसला किया। ये एक और टेंशन फील्ड मोमेंट था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये डिस्कवरी पूरी दुनिया को चौंका सकती है। और फिर से केयरफुली और मेथोडिकली प्लास्टर को तोड़ने का काम शुरू हुआ। जैसे ही डोर का एक हिस्सा खुला, एक नई दुनिया का रास्ता दिखाई दिया। कार्टर ने अपनी टॉर्च को अंदर डाला और उन्होंने देखा कि ट्रेजरी रूम बिल्कुल एक अलग वर्ल्ड जैसा लग रहा था। हर तरफ गोल्ड और प्रीशियस स्टोन से भरे छोटे बॉक्सेस, वेजेस और छोटे श्राइन्स पड़े थे। कमरा पूरा शाही सामान से भरा पड़ा था। उस कमरे के एक कोने में एक लार्ज गोल्डन चेस्ट था, जिसमें शायद राजा के पर्सनल बिलोंगिंग्स या कुछ रिचुअलिस्टिक आइटम्स रखे थे। जब कार्टर ने और डिटेल में देखना शुरू किया, उन्होंने देखा कि कई गोल्डन ऑब्जेक्ट्स जैसे गोल्डन डैगर्स, स्टैचू और ज्वेलरी का वेस्ट कलेक्शन था, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये चीजें सिर्फ शाही स्टेटस को नहीं बल्कि राजा के रिलीजियस और स्पिरिचुअल जर्नी को भी दर्शाती थी। जब ऑब्जेक्ट्स को केयरफुली मूव और फोटोग्राफ किया गया, तब टीम ने देखा कि एक और गोल्डन चेस्ट के अंदर एक दूसरा सरप्राइज था। उसमें तूतनखामन का एक मिनिएचर स्टैचू था, जो प्योर गोल्ड से बना था और जिसमें प्योर जेमस्टोन्स की लाइनिंग थी। जब ट्रेजरी रूम का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, तब कार्टर ने डिसाइड किया कि अब उन्हें सार्कोफेगस को खोलना चाहिए, ताकि तूतनखामन का ममीफाइड बॉडी देखा जा सके। ये एक बहुत ही सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट टास्क था, और इससे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक और मोमेंटस चैप्टर लिखा जाना था। कार्टर और उनकी टीम ने इसके लिए अपनी पूरी प्लानिंग शुरू की, क्योंकि इस डिस्कवरी के बाद नए क्वेश्चंस और इंसाइट्स मिलने वाले थे। कार्टर और उनकी टीम ने केयरफुली प्लानिंग करते हुए तूतनखामन के ताबूत को ओपन करने का काम शुरू किया। ये एक ऐसा मोमेंट था जो ना सिर्फ कार्टर के लिए बल्कि पूरी आर्कियोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए एक हिस्टोरिक इवेंट बन गया। हर एक मूवमेंट एक डर के साथ की जा रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक बहुत ही फ्रैगिल और सेंसिटिव प्रोसेस है। जब ताबूत ध्यान से खोला गया, तब तूतनखामन का ममीफाइड बॉडी उनके सामने आया। उसके साथ रखे हुए छोटे ऑब्जेक्ट्स, गोल्ड लिप और प्रीशियस ज्वेलरी थे, जो उसके शाही स्टेटस को दर्शाते थे। मम्मी को केयरफुली अनरैप किया गया और कार्टर ने देखा कि तूतनखामन का शरीर, जो कि बहुत अच्छे से प्रिजर्व हो चुका था, वो बिल्कुल इंटैक्ट था, और उसके ऊपर शाही कपड़े और ऑर्नामेंट्स भी थे। मम्मी के आसपास और भी कई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे, इसमें सबसे ज्यादा फेमस और वैल्यूएबल आइटम था तूतनखामन का सबसे इनर नेस्टेड कॉफिन, जिसका वजन 110 केजी का था, जो प्योर गोल्ड से बना हुआ था। और इसके साथ इनर कॉफिन को छोड़कर 2 और कॉफिन्स रखे गए थे। और इसके अलावा दूसरा वैल्यूएबल आइटम था तूतनखामन का डेथ मास्क, जो मम्मी के फेस पर डायरेक्टली रखा गया था। ये मास्क भी प्योर गोल्ड से बना हुआ था, पूरे 11 केजी वजन के साथ। इसके अलावा तूतनखामन की मम्मी के साथ 140 से भी ज्यादा महंगे आइटम्स मिले। और अगर बात करें तूतनखामन के पूरे टोम की, तो यहाँ पर पूरे 5000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स मिले, जिसकी वैल्यू अगर हम आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो वो लगभग $1 बिलियन यानी 8300 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर होगा। ये सब देखने के बाद एक्सपर्ट्स ने मम्मी की आगे की जांच शुरू की, जिसमें ये डिस्कवर किया गया कि तूतनखामन की डेथ के रीजन के बारे में कुछ अनसर्टेनिटीज थी, लेकिन ओवरऑल उसका प्रिजर्वेशन एक एंशिएंट इजिप्शियन रिचुअल का पार्ट था। जब ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई और जब कार्टर और उनकी टीम ने टोम को थ्रूली इन्वेस्टिगेट किया, तो उन्होंने रियलाइज किया कि तूतनखामन की टोम एक मास्टरपीस थी,
जिसमें राजा के पूरी लाइफ, बिलीफ और उसके अगले जीवन के लिए प्रिपरेशन थी। ये टोम्ब एक ऐसे बरियल साइट का एग्जाम्पल था जो आगे चलकर पूरी दुनिया को एंशिएंट इजिप्ट की कल्चर और रिचुअल्स के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग देने का काम किया। कार्टर के लिए ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी का एक नया फेज शुरू किया, जहां उन्होंने अपनी डिस्कवरी को दुनिया के सामने लाने का काम किया। ये डिस्कवरी और टोम्ब की केयरफुली रेस्टोरेशन ना सिर्फ उनकी करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्राचीन इजिप्ट के हिस्ट्री को समझने का एक नया रास्ता भी था। आज भी तूतनखामन की टोम्ब एक आइकॉनिक सिंबल है प्राचीन इजिप्शियन सिविलाइजेशन के कल्चर और स्पिरिचुअल रिचनेस का, और कार्टर की डिस्कवरी ने उस राजा के नाम को अमर कर दिया। यदि कार्टर और उनकी टीम ने उस वक्त अपनी डिटर्मिनेशन और केयरफुल इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल तरीके से नहीं की होती, तो आज हमारे पास ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आर्टिफैक्ट्स और ट्रेजर की वेल्थ नहीं होती, जो हमें प्राचीन इजिप्ट के बारे में इतना कुछ सीखने का मौका देती है। और इसी के साथ बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।